हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका नविका एकेडमी में। तो राजस्थान के वन विभाग की रिपोर्ट अपन ने पढ़ी है, प्रशासनिक प्रतिवेदन अपन ने पढ़ा है और आज अपन इसकी दूसरी वीडियो देखेंगे और इसमें अपन देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति के क्या क्या प्रकार हैं। पहली वीडियो में अपन ने देखे कि जो आपके राज्य वन अधिनियम आया 1953 में, उसके अनुसार वनों को प्रशासनिक वर्गीकरण कहे या कानूनी दृष्टिकोण से वनों का विभाजन कहे, 3 भागों में वनों को बांटा गया था। 3 भाग अपन ने पढ़ लिए, रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वन। तो मैंने उनको बता दिया आपके बारे में। आज है आपके प्राकृतिक वनस्पति या वन संपदा। उसमें क्या पढ़ेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति के कौन कौन से प्रकार है। तो सेशन को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों तक। ये ज्योग्राफी क्लासेज अपने अपडेट कंटेंट के साथ में वर्तमान परिदृश्य में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसे टारगेट करते हुए अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहली न्यूज है आज की अपनी, देखिए पढ़िए इसको। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को 3 वृहद श्रेणियों में बांटा गया है। किसकी दृष्टि से? भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्थान के वनों को 3 वृहद श्रेणियों में बांटा गया है। ये बात याद रखनी है। अपन पढ़ते हैं जो 5 प्रकार पढ़ते हैं सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से। जो 5 प्रकार अपन देखते हैं वो पढ़ते हैं सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से, सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से। लेकिन यदि बोले भौगोलिक दृष्टिकोण से इसकी वनस्पति घटकों के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। तो 3 भाग कौन कौन से होंगे आपके? एक है आपके उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, इस इलाके में आएंगे आपके कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन आएंगे इसमें। उसके बाद में है उप उष्ण पर्वतीय वन, जो कि आपके अरावली वाले क्षेत्र में मिलते हैं, दक्षिणी राजस्थान में मिलते हैं, हाड़ौती वाले क्षेत्र में ये मिलते हैं। और अगले है आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। शुष्क पतझड़ वन सबसे बड़े क्षेत्र में लगभग आपके उत्तर पूर्वी राजस्थान में, मध्य राजस्थान में ये पाए जाते हैं, जयपुर के आसपास ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के जो वनों को 3 भागों में बांटा गया है, बस मोटा मोटा याद रखना है। डिटेल से इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में ये 2 वर्गीकरण है, इनके अनुसार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। आजकल परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। चैंपियन व सीट के अनुसार राजस्थान में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? स्टेटमेंट में प्रश्न आया हुआ है। चैंपियन व सेट के अनुसार राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। 2 वर्ग कौन कौन से हैं? एक है आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। क्या नाम है आपके? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है। दूसरा है आपके उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ये दोनों वर्गीकरण याद रखने हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि चैंपियन व सेट का वर्गीकरण पूछा हुआ है आपसे परीक्षा में, आगे भी हो सकता है यहाँ से प्रश्न बने। ठीक है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों को इन्होंने 20 प्रकारों में विभाजित किया। चैंपियन वे सेट ने राजस्थान की वनस्पति को 2 भागों में बांटा और उसके बाद में जो कटीली वनस्पति थी उसे भी 20 भागों में डिवाइड किया। तो ये याद रखना है आपको, 20 भागों में बांटा है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अपन पढ़ने वाले हैं या फिर जो अपन पढ़ते आ रहे हैं ट्रेडिशनल तरीके से, जलवायु, धरातलीय स्वरूप व सामान्य वर्गीकरण की बात कहे तो राजस्थान की जो वनस्पति है 5 प्रकारों में बांटा है, 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है इसको। सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से भी इसको, वैसे प्रश्न इस तरह का नहीं आएगा कि कौन से भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। आपसे किसी स्पेशल भाग के बारे में, स्पेशल प्राकृतिक वनस्पति के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे किसी कोई स्थानीय वनस्पति, जैसे सालर वृक्ष के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया, खेजड़ी के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया, रोहिड़ा की वनस्पति के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया, या फिर आपसे अभ्यारण्य जो अपन आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। या फिर आपसे जैसे कि कंटीले वन है तो विशेषताओं के हिसाब से आपसे 4 ऑप्शन के हिसाब से सत्य असत्य पूछ लेंगे। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सत्य है या कौन से स्टेटमेंट असत्य है, या आपसे स्टेटमेंट में ही प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहली वनस्पति आपके उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन या मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइट्स, मरुद्भिद वनस्पति। ठीक है, ये भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए आपके मरुद्भिद वनस्पति से, मरुद्भिद वनस्पति। ठीक है, इसको जीरोफाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। अब आपको पता है कटीली वनस्पति नाम आया तो आप पहली भी जब आपको मैंने भौगोलिक प्रदेश पढ़ाए थे वहां भी बताया था कि जब कटीली वनस्पति उगती है कौन से क्षेत्र में उगती है? ये पश्चिमी राजस्थान में जहां न्यून वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा वाले इलाके में इस वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। तो इतना तो कॉमन सेंस हम लगाते हैं कि सबसे कम आपके बरसात कहाँ मिलेगी? पश्चिमी राजस्थान के बिल्कुल पश्चिमी भाग में, जैसलमेर, बीकानेर, बालोतरा, बाड़मेर वाले इलाके में मिलेगी। ठीक है, फलोदी में मिलेगी। तो याद रखना पश्चिमी राजस्थान में शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र जैसे जैसलमेर हुआ, आपके बीकानेर हुआ, बालोतरा हुआ, ठीक है, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आदि इलाके में ये पाई जाती है। ठीक है, ये तो आपको याद रखना है
कि जो मरुद्भिद वनस्पति है या कटीली वनस्पति है, अगर मैं डार्क करूं तो इस वाले क्षेत्र में आपके मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, कटीली वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, ये याद रखना है। अब बात करें बरसात की, तो 0 से 30 सेंटीमीटर, बहुत सारी जगह आपको 0 से 25 सेंटीमीटर लिखा मिलेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों ही सही मानना है। 0 से 30 सेंटीमीटर यहाँ आपके वर्षा होती है इस क्षेत्र में, ये याद रखना है। अब बात करें क्षेत्र की, तो 6.26% भाग में, बस इतना ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश के हिसाब से सबसे बड़ी जलवायु प्रदेश नहीं है, वनस्पति प्रदेश नहीं है। यहाँ आपके कंफ्यूजन मिलता है, बहुत सारी जगह लिखा हुआ है कि ये वनस्पति का विस्तार राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है, नहीं पाया जाता। ठीक है, नहीं पाया जाता। सबसे ज्यादा आपके जो धौंक वनस्पति है, जिसको अपन आगे दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, उसका विस्तार राजस्थान में सर्वाधिक लगभग 58% के समथिंग पाया जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 6.26%, क्योंकि ये आपके पश्चिमी राजस्थान के भी बिल्कुल पश्चिमी बॉर्डर वाले इलाके में जो सटे हुए बॉर्डर से वहां पाई जाती है, जैसे आपके जैसलमेर हो गया, फलोदी हो गया, श्री गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर का आंशिक पश्चिमी भाग होता है, वहां इसका विस्तार पाया जाता है। आगे चलते हैं। अब बात करें इसमें वनस्पति, किसी भी आपके वनस्पतिक प्रकार में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि वहां पे वर्षा कितनी होती है, उसका क्षेत्रफल कितना है, वहां कौन कौन से जिले हैं, कहां कहां उसका विस्तार है, या फिर वहां किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब बात करें कटीली वनस्पति या मरुद्भिद वनस्पति में क्या क्या पाया जाएगा, आपके जो कंटीले वन होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियां होती है। ठीक है, तो कटीली झाड़ियां यहाँ पाई जाएगी, नागफनी आपके पाई जाएगी, डंडा थोर और कैक्टस, ये वनस्पतियों के नाम है, याद रखना। डंडा थोर पूछा हुआ परीक्षा में, इस किस प्रकार की वनस्पति का प्रकार है? डंडा थोर उस आपके उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों का प्रकार है या मरुद्भिद वनस्पति का प्रकार है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कटीली झाड़ियां या नागफनी का पेड़ आपके कहाँ मिलता है? पश्चिमी राजस्थान में मिलता है। एक और है फोग का पेड़, वो भी आपके पूछा जाता है परीक्षा में कभी कभी, फोग। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 6.26% भाग, इसको याद रखना, 6.26% भाग यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। और बरसात करनी कितनी है? 0.30 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है, तो याद रखना उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों को। आगे चलते हैं, शुष्क उष्ण कटिबंधीय धौंक वन, ये धौंक वन है। और यहां से आरपीएससी ने सीधा सीधा प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में धौंक वनों के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए, असत्य कथन को छांटिए। धौंक वन का सीधा सीधा प्रश्न पूछा हुआ है आपके परीक्षाओं में, याद रखना। इसका विस्तार अर्धशुष्क मरुस्थल में है। आपके अर्धशुष्क मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? अर्धशुष्क मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? ये आपका अरावली है। अरावली ये आपका क्या है? आपके ये है आपके शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल कौन सा होता है? 0 से 25 सेंटीमीटर वाला भाग शुष्क मरुस्थल है। और आपके 25 से 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 से 50 सेंटीमीटर लिख देता हूं, जो अरावली के ऊपर से निकलती है, इसके मध्य का भाग है आपके अर्धशुष्क। तो अर्धशुष्क मरुस्थल में आपके धौंक वनस्पति पाई जाती है। इसका मतलब ये जो इलाका है बीच वाला, कौन सा इलाका है? ये जो इलाका है यहां पाई जाती है आपके अर्धशुष्क वनस्पति। अर्धशुष्क भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? आपके उष्ण कटिबंधीय धौंक वन यहाँ पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय धौंक वन यहाँ पाए जाएंगे भाई, उष्ण कटिबंधीय धौंक वन, सीधा लिख देता हूं मैं, धौंक वन, धौंक वन, ये याद रखना। ठीक है, समझ गए होंगे धौंक वन कहां पाए जाते हैं, ये रीजन याद रखना है। आपके अर्धशुष्क जो मरुस्थलीय भाग है उसमें पाया जाता है, अरावली के पश्चिम में, और पश्चिमी मरुस्थल जो होता है शुष्क मरुस्थल के मध्य में पाई जाती है वनस्पति। अब इतना बड़ा भाग ये कवर कर रही है, शेखावाटी भाग कवर कर रही है, ठीक है, गौड़वाड़ प्रदेश को ये कवर करती है, जोधपुर बीकानेर तक का हिस्सा ये कवर करती है ना। तो याद रखना ये सर्वाधिक भाग में विस्तृत है। राजस्थान में कौन सी वनस्पति सबसे ज्यादा विस्तृत है? तो याद रखना आपके धौंक वन, उष्ण कटिबंधीय या शुष्क धौंक वन आपके सर्वाधिक भाग में विस्तृत है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, अर्धशुष्क मरुस्थल शेखावाटी क्षेत्र या अरावली क्षेत्र में, जैसे जयपुर, सवाई माधोपुर और करौली, इन 3 जिलों को भी याद रखना। आरपीएससी ने यहाँ से पूछा है आपके, सवाई माधोपुर को याद रखना है आपको, करौली को भी आपको याद रखना है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट आपके अलग से हैं, इनको भी याद रखना है। यहाँ धौंक वनस्पति पाई जाती है, मतलब 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा में जो भी क्षेत्र आता है वहां आपके धौंक वन पाए जाते हैं। 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में आपके धौंक वन पाए जाते हैं, इस बात को याद रखना। बात करें क्षेत्र की तो 58% क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका मतलब राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार किस प्रकार की वनस्पति का है? धौंक वनों का है। शुष्क धौंक वनों का विस्तार राजस्थान में सर्वाधिक है, इस बात को याद रखना। आगे चलते हैं, वनस्पति की बात करें तो इस क्षेत्र में आपके सर्वाधिक खेजड़ी पाई जाती है। एक बार कोई छोटी छोटी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? गौड़वाड़ प्रदेश में, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में, शेखावाटी रीजन में, या आपके दक्षिण पूर्वी हाड़ौती के पठार पे। तो याद रखना सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष आपके कहां पाए जाएंगे? सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष अगर बात करें तो वैसे तो ये पाए जाते हैं आपके शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, याद रखनी है इस बात को। ठीक है,
तो वनस्पति की बात करें, रोहिड़ा, खेजड़ी, खैर, धोकड़ा और बबूल तथा बेर ये प्रमुख वनस्पति है जो इस क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ जलवायु की बात करें तो स्टेपी तुल्य वनस्पति जलवायु पाई जाती है। वैसे मैंने आपको जलवायु पढ़ाई थी, वहां पढ़ा दिया आपके। स्टेपी तुल्य वनस्पति, स्टेपी तुल्य जलवायु यहाँ पाई जाती है। इसका मतलब होता है छोटी घास, जहां छोटी घास का विस्तार होता है उसे स्टेपी तुल्य के समान माना जाता है। बात करें राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में इसका विस्तार है, इस वनों का विस्तार है, याद रखनी है। क्या क्या बात याद रखनी है धोक वन में कि 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, सर्वाधिक भाग में विस्तृत है, 58% भाग इसके अंतर्गत आता है। जिले याद रखने हैं, शेखावाटी रीजन है, अरावली के आसपास का क्षेत्र है, करौली और सवाई माधोपुर अलग से याद रखना है, जयपुर अलग से याद रखना है। उसके बाद में बात करें अर्ध शुष्क मरुस्थल भी इसमें आएगा, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं शुष्क मानसूनी वन या पतझड़ वन, ठीक है। शुष्क मानसूनी वन या पतझड़ वन दोनों ही नाम आपके परीक्षा में देखने को मिलते हैं, कहीं पतझड़ वन तो कहीं आपके मानसूनी वन। विस्तार की बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र व पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, वापस से करौली यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। डीग, अजमेर, टोंक व बूंदी में क्षेत्र का विस्तार है, इन वनों का विस्तार है। पतझड़ वन या मानसूनी वन, मेवाड़ क्षेत्र, तो मेवाड़ क्षेत्र में क्या क्या आएगा आपके, उदयपुर आ जाएगा, भीलवाड़ा आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा, तो मेवाड़ क्षेत्र में इसका विस्तार है मानसूनी वनों का। पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में पूर्व के सारे जिले, इसमें क्या क्या आएगा आपके, टोंक आ जाएगा, सवाई माधोपुर वापस से आ जाएगा, करौली आ जाएगा, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सारे जिले इसमें आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा दिया करो कि भाई आपके जो हडोती पूर्वी मैदान लिखा है इसका मतलब पूर्व के लगभग सारे जिले इसमें आ जाएंगे, डीग इसमें आ जाएगा, ठीक है। मेवाड़ क्षेत्र मतलब मेवाड़ क्षेत्र के आसपास 4 जिले कौन कौन से, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा है, और इनके आसपास जो सटा हुआ इलाका है वो किसमें आएगा आपके शुष्क मानसूनी वनों के अंतर्गत आता है, याद रखना है इसको। बरसात की बात करें तो बरसात की मात्रा बढ़ती जा रही है। अपन पश्चिम से चले थे, सबसे पहले कौन सा भाग देखा अपन ने, सबसे पहले देखा है अपन ने ये वाला भाग। यहाँ कौन सी वनस्पति है आपके, वनस्पति का नाम है मरुद्भिद वनस्पति या कंटीले वन, कंटीले वन है आपके, ठीक है। तो बरसात कितनी थी यहाँ पे, 0 से 30 सेंटीमीटर यहाँ बरसात थी, और उसके बाद में बरसात की मात्रा बढ़ती गई। मैंने आपको बताया कि उसके बाद में 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा हो गई। और यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति थी आपके, इस इलाके में किस प्रकार की वनस्पति है, हालांकि करौली और सवाई माधोपुर अपवाद स्वरूप इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 0 से 30 सेंटीमीटर वनस्पति है। तो यहाँ आपके सर्वाधिक धौंकवन पाए जाते हैं, वो है 58%, याद रखना है। ये कितना था, ये है आपके 6.26%, 6.26%, ये है आपके 58%, याद रखना है। उसके बाद में बात चल रही थी आपके किसकी, आपके मानसूनी वन। मानसूनी वनों को क्या कहते हैं, पतझड़ वन, ठीक है, पतझड़ वन। तो पतझड़ वनों का विस्तार राजस्थान में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक है। इसमें बात करें कौन कौन से जिले इसमें आते हैं, बरसात की मात्रा बढ़ती जा रही है तो 60 से 80 सेंटीमीटर या 50 से 80 सेंटीमीटर भी आपको देखने को मिलेगा, और दोनों ही बातें सही है, ठीक है। मानसूनी वन या पतझड़ वन में जो बरसात की मात्रा है उसे याद रखना है, यहां से प्रश्न बनता है आपके। और क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 28% क्षेत्रफल, 28.38% क्षेत्रफल इसके इन वनों के अंतर्गत आता है, पतझड़ वनों के अंतर्गत आता है, याद रखना। वनस्पति की बात करें तो सागवान की वनस्पति है, सालर के वृक्ष है, ये दोनों के नाम याद रखना। अलग से फिर यहां से प्रश्न भी बनता है। शीशम, रोजवुड, पलास, हालांकि सर्वाधिक शीशम के वृक्ष कहां पाए जाते हैं, श्रीगंगानगर में पाए जाते हैं, ठीक है। रोजवुड, पलास, आम, चंदन, साल, गूलर, तेंदू, ओक, इन पेड़ों के उदाहरण है, मोटा मोटा याद रखना है, नाम याद रखने हैं, साल के, गुलर के, तेंदू, ओक, आम, चंदन, पलास, रोजवुड, सालर, सागवान या शीशम के वृक्ष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 28% के समथिंग इस क्षेत्र का विस्तार, इन वनों का विस्तार है। क्षेत्र याद रखने हैं, ठीक है, यहां से याद रखना, आपके प्रश्न बनेगा। आगे चलते हैं शुष्क सागवान वन। कौन से वन है, शुष्क सागवान वन, याद रखना। बागर तथा हडोती क्षेत्र में, बागर का मतलब क्या आएगा आपके, वापस से वही जाइए आप, कॉमन सेंस लगाइए कि बागर का मतलब क्या है आपके। बागर का मतलब है राजस्थान का ये हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा, ठीक है। राजस्थान के दक्षिणी हिस्सा का मतलब है बागर प्रदेश, और बागर प्रदेश में कौन कौन से जिले आएंगे आपके, डूंगरपुर आएगा, बांसवाड़ा आएगा और प्रतापगढ़ आएगा। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, बागड़ प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। मेनली डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बागड़ में आता है, प्रतापगढ़ को भी ऐड कर लीजिए। इस क्षेत्र में आपके किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, अभी मैं बता रहा था आपको, शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान वन यहाँ पाए जाते हैं। और दूसरा है आपके हाड़ौती रीजन, हाड़ौती रीजन, तो हाड़ौती रीजन में भी आपके शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं, शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे जिलों की बात करें तो कोटा हो गया, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सलूम्बर या दक्षिणी उदयपुर में इन वनों का विस्तार है। बरसात की बात करें तो 75 से 110 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ वर्षा होती है, 75 से 110 सेंटीमीटर,
बरसात की मात्रा कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, याद रखना। और उसके बाद में है 6.86% भाग पर इसका विस्तार है, 6.86% भाग पर इनका विस्तार है। मैं बता रहा था आपके, ये आपके बागड़ प्रदेश है, ये आपका हड़ौती प्रदेश है। यहाँ कितने प्रतिशत भाग पर? 6.89% भाग पर आपके शुष्क सागवान वनों का विस्तार है, सागवान वनों का विस्तार है, याद रखना। अब आपके थोड़ा सा हिस्सा बचेगा आपके माउंट आबू वाला, तो माउंट आबू में लगभग 1% या 1% से कम भाग पर कौन सी वनस्पति है? आपके सदाबहार वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है आपके माउंट आबू सिरोही में, ठीक है। कंप्लीट सिरोही में भी नहीं है, केवल माउंट आबू वाले रीजन में या फिर उसके आसपास के क्षेत्र में है। तो 1% है आपके सदाबहार वन राजस्थान में, याद रखना। न्यूनतम वनस्पति का प्रकार है। 6.89% आपके शुष्क सागवान वन है जो कि बागड़ तथा हड़ौती को कवर करते हैं। बागड़ में आपके आएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। हड़ौती की बात करें तो हड़ौती में आपके कोटा, बारा, झालावाड़। बूंदी वाले रीजन में आपके मानसूनी या पतझड़ वन ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि बूंदी टोंक आसपास है, वहां पे आपके पतझड़ वन पाए जाते हैं, इस बात को याद रखना। तो हड़ौती वाले रीजन में आपके सागवान वन पाए जाएंगे, ये बातें याद रखनी है। हालांकि लास्ट में आपको और क्लियर कर दूंगा, समझा दूंगा, बस ये बातें याद रखनी है। बरसात का क्रम याद रखना है, ठीक है। 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है। वनस्पति की बात करें, आम, तेंदू, गोदर, महुआ, देसी सागवान। महुआ, देसी सागवान, महुआ याद रखना। महुआ किस प्रकार की वनस्पति है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट एक बार वापस देख लीजिए, कोटा, बारा, झालावाड़ है, बूंदी नहीं है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर है। नया डिस्ट्रिक्ट बना आपका सरुंबर आ जाएगा इसमें, और दक्षिणी उदयपुर इसके अंतर्गत आता है। कौन सी वनस्पति है? शुष्क सागवान वन। उसके बाद में है उपोष्ण सदाबहार वन या अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण सदाबहार या अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की बात चल रही है यहाँ पे, याद रखना। इसका विस्तार है आपके माउंट आबू में, सिरोही में, केवल माउंट आबू में इनका विस्तार है, याद रखना। बरसात की बात करें तो 150 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा होती है आपके माउंट आबू में, तो वो सदाबहार वनों के अंतर्गत आता है, याद रखना है। 1% से भी कम क्षेत्रफल पर इस वनस्पति का विस्तार है। राजस्थान में सदाबहार वनों का विस्तार 1% से कम क्षेत्र में है। सबसे कम विस्तृत वनस्पति की बात करें तो जामुन, सिरिस, बांस, डिकिलपटेरा आबूएंसिस, जिसे आप कहते हो अंबरतरी, ये है विश्व में केवल माउंट आबू में पाई जाती है वनस्पति। विश्व में केवल माउंट आबू में पाई जाती है, वही है ना, केवल माउंट आबू में पाई जाती है। और आपको पता है अभी तो माउंट आबू का नाम भी चेंज कर दिया गया। माउंट आबू का नया नाम क्या है, कमेंट में बताना आप लोग, ठीक है। जहां क्या बताया आपके, आबूराज। माउंट आबू का नया नाम क्या है आपके, आबूराज है, याद रखना। आबूराज माउंट आबू का नया नाम है, ठीक है। बेल, इन्हें पर्वतीय वन भी कहते हैं। राजस्थान में पर्वतीय वन का किसे कहते हैं, है ना। यहाँ पर राजस्थान में पर्वतीय वनों का विस्तार कहाँ पाया जाता है, ये बड़ा शानदार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। तो पर्वतीय वनों का विस्तार कहाँ है राजस्थान में? बात करें केवल पर्वतीय वनों की, यदि बात पर्वतीय वनों की हो, पर्वतीय वन बात हो पर्वतीय वन की, तो करोगे आप माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू यहां पाए जाते हैं आपके पर्वतीय वन, ठीक है। बात करें पर्वतीय वन, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा, तो पर्वतीय मृदा पाई जाती है आपके कोटा और उदयपुर में। उदयपुर और कोटा, ये दो बातें याद रखना। पर्वतीय मृदा पाई जाती है कोटा और उदयपुर में, पर्वतीय वन पाए जाते हैं माउंट आबू में। ये दो बातें याद रखनी है, दोनों के प्रश्न पूछे हुए हैं, ठीक है। पर्वतीय वन केवल माउंट आबू में पाए जाते हैं राजस्थान में, इस बात को याद रखना। वनस्पति में डिकिलपटेरा आबूएंसिस, जिसे अंबरतरी भी कहते हैं, जो कि विश्व में केवल राजस्थान में पाई जाती है, जो भी सिरोही में, ठीक है। बेल भी आपके सदाबहार वनों के अंतर्गत आती है। बांस सदाबहार वनों की विशेषता है। सिरिस का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, ये पाए जाते हैं आपके सदाबहार वनों में। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो कि राजस्थान में 1% से भी कम क्षेत्रफल पर है और 150 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा यहाँ होती है। तो ये 5 प्रकार के वनों का विस्तार है, ठीक है। एक बार वापस से आपको ढंग से समझा दूं तो ये 5 प्रकार के जो वनों का विस्तार है, इसे याद रखना भाई। यहाँ से आपका लगातार प्रश्न पूछा हुआ है, यहाँ से प्रश्न आता है आपकी परीक्षाओं में, ठीक है। किसकी बात चल रही थी आपकी? राजस्थान में वनस्पति का सामान्य वर्गीकरण। राजस्थान में वनस्पति का सामान्य वर्गीकरण की बात करें तो सामान्य वर्गीकरण कौन से कितने प्रकार है? सामान्य वर्गीकरण, तो सामान्यतः राजस्थान की वनस्पति को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। आप देखते हैं वो 5 भाग कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना भाई सभी लोग, ठीक है। ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। ठीक बनाया क्या? थोड़ा मजा नहीं आया। ठीक है, अब जैसा भी एडजस्ट कीजिए। राजस्थान का मैप ही मान लीजिए, राजस्थान का मैप ही है ना। अब इसमें ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि आपके राजस्थान में मैंने बात बताई कि आपको 5 प्रकार की वनस्पति 5 भागों में बांटी गई है वनस्पति को। तो पहला भाग कौन सा था आपके? पहला भाग यहाँ पे था आपके
इस तरह का ना, ठीक है। ये रीजन जो है आपके वो किस प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत आता है? ये है आपके कंटीले वन या उष्ण कटिबंधीय कटीले वन या मरुद्भिद वनस्पति, मरुद्भिद वनस्पति, या इनको बोला जाता है जीरोफाइट्स। क्या बोला जाता है? जीरोफाइट्स भी इनको बोला जाता है, इस बात को याद रखना। ये तीनों ही नाम किसके हैं? आपके कंटीले वनों के दोनों नाम है। बरसात की बात करें तो यहाँ बरसात कितनी होती है आपकी? मैंने बताया था अभी, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इसका मतलब 0 से 25 या 0 से 30 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है। 0 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? लगभग 6% भाग में विस्तृत है, ठीक है। लगभग 6% भाग में विस्तृत है, लगभग 6% भाग में विस्तृत है। जिले याद रखने हैं। उसके बाद बात करें आपके जो अर्धशुष्क मैदान है, अर्धशुष्क मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ये भी याद रखना है आपको। तो अर्धशुष्क वाला हिस्सा आपके अरावली के पश्चिम में या अरावली के समथिंग ये जो हिस्सा है, इसे आपको याद रखना है भाई, ठीक है। ये जो रीजन है, यहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? आपके धौंक वन। और धौंक वनों का विस्तार राजस्थान में सर्वाधिक कितना है? 58%। विस्तार कितना है? 58% है। बरसात की बात करें तो बरसात है यहाँ पे 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 30 से 60 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। धौंक वन पाए जाते हैं राजस्थान में, सर्वाधिक इनका विस्तार है, ठीक है। याद रखना। जिले कौन कौन से आएगा इसमें? इसमें आपका शेखावाटी रीजन आ जाएगा, ठीक है। आपके 2 डिस्ट्रिक्ट अलग से याद रखने हैं, वो है आपके करौली और सवाई माधोपुर तथा जयपुर भी इसमें आता है। किसमें? धौंक वन में आता है, ठीक है। और उसके बाद में अगला प्रकार था वनस्पति का, वो है आपके पतझड़ वन। कौन से वन है आपके? पतझड़ या मानसूनी वन। पतझड़ या मानसूनी वन आपको याद रखने हैं। तो पतझड़ या मानसूनी वनों का विस्तार मैंने बताया आपको, राजस्थान में हाडोती वाला रीजन, सॉरी पूर्वी मैदान, पूर्वी पठार में, पूर्वी मैदान में पाए जाते हैं। और दूसरी बात क्या है आपकी? पूर्वी मैदान के साथ मैंने क्या बताया आपको? बागड़ वाले हिस्से में, ठीक है। और बागड़ वाले हिस्से में पाए जाते हैं। बागड़ वाले हिस्से में ऊपर, सॉरी माफ करना, बागड़ वाले हिस्से में सागवान वन है। मानसूनी वन बागड़ के उत्तर वाले हिस्से में, जैसे ये बागड़ हो गया आपके, इसके उत्तर में क्या क्या आएगा आपके? उदयपुर हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। अच्छा, सीधा सीधा मेवाड़ वाला हिस्सा है ना, मेवाड़ वाला हिस्सा, मेवाड़ वाले हिस्से में बागड़, पूर्वी मैदान तथा मेवाड़ वाले हिस्से में इनका विस्तार है। मेवाड़, मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं आपके? आपको पता है भाई, चित्तौड़गढ़ आएगा। चित्तौड़गढ़ तो मेवाड़ का सबसे अहम आपकी रियासत हुआ करती थी। उसके बाद में है उदयपुर है, उसके बाद में आपका भीलवाड़ा है, और उसके बाद में है आपका राजसमंद। भीलवाड़ा हो गया, और उसके बाद में है आपका राजसमंद है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट मेवाड़ के हो गए। पूर्वी मैदान के जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें आपके बनास का मैदान आता है, बनास नदी का मैदान आता है, तो वो सारे जिले आपके पूर्वी मैदान में आ जाएंगे, जिसमें टोंक और बूंदी भी शामिल है। ध्यान रखना, इसमें आपका बूंदी भी शामिल है। बूंदी आपके इसमें शामिल है पूर्वी मैदान में, वनस्पति के हिसाब से। वैसे हाडोती में आता है, वनस्पति के हिसाब से आपके पूर्वी मैदान के अंतर्गत इसमें वनस्पति पाई जाती है। पतझड़ वन या मानसूनी वन यहाँ पाए जाते हैं, याद रखना। उसके बाद में बात करें अगली वनस्पति कौन सी है? अगली वनस्पति है आपके सागवान वन। कौन, क्या नाम है आपके? सागवान वन। तो सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं आपके? ये है आपके राजस्थान में 6.89% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। बरसात की बात करें तो मैंने बताया कि बरसात की मात्रा बढ़ती जाती है। 0 से 30 सेंटीमीटर था आपके कंटीले वनों में। धौंक वन है 30 से 60 सेंटीमीटर। उसके बाद में मानसूनी वन या पतझड़ वन कितने हैं आपके? ये है आपके 50 से 80 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर। और उसके बाद में सागवान वन कितने हैं? सागवान वन है आपके 75 से 110 सेंटीमीटर। 75 या 80 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है वो आते हैं आपके सागवान वनों के अंतर्गत। और उसके बाद में लास्ट में आखिर में है आपके राजस्थान में, ये है आपके माउंट आबू। क्या है आपके? माउंट आबू। तो माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है, 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है, और 1% से भी कम क्षेत्रफल में इसका विस्तार है, ठीक है। तो ये वनस्पति के 5 प्रकार है, वापस देख लीजिए। पहली थी आपके कटीले वन, बरसात की मात्रा है 0 से 30 सेंटीमीटर। धौंक वन 30 से 60 सेंटीमीटर। पतझड़ या मानसूनी वन 50 से 80 सेंटीमीटर। और उसके बाद में है सागवान वन 6 से 89 कितना है आपके 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है। माउंट आबू की बात करें या सदाबहार वनस्पति की बात करें तो वहां पे पाई जाएगी आपके 150 सेंटीमीटर वर्षा या उससे अधिक वर्षा। 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा यहाँ होती है। 1% से भी कम भाग में इस वनस्पति का विस्तार है। इस बात को याद रखना भी, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है। आगे चलते हैं। आगे आपके अन्य महत्वपूर्ण वनस्पतियां। अन्य महत्वपूर्ण वनस्पतियां कौन कौन सी है भाई, एक बार देख लीजिए, ठीक है। अन्य मतलब जो सामान्य वर्गीकरण थे अपन ने पढ़ लिया, चैंपियन सेट के अनुसार वर्गीकरण पढ़ लिया अपन ने। सामान्य वनस्पति मतलब ये कुछ ऐसी वनस्पति है जो पहले आरपीएससी नहीं पूछा करता था, आजकल यहाँ से प्रश्न ज्यादा बन रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। पहली आपका पेड़ है, वनस्पति का नाम है सालर वन। सालर वन कौन से होते हैं एक बार देख लीजिए। इन्हें आपका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? इसका है बोसवालिया सेराता।
बोस बालिया सेराता सालरवन का वानस्पतिक नाम है, या आपके वानस्पतिक नाम है इसका, या आप इसको कह सकते हो कि वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। अरावली क्षेत्र में ढालों पर अब सालरवन कहां पाए जाएंगे, इसमें लिखा हुआ है कि 450 मीटर से अधिक ऊंची वाले भौगोलिक क्षेत्रों में। इसका मतलब समुद्र तल से औसत ऊंचाई 450 मीटर से अधिक है, उन क्षेत्रों में आपके सालर वनों का विस्तार पाया जाता है। सालर वन ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है और यहां से आपके बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा, ऐसा प्रश्न आता है, क्षेत्र यदि पूछे जाते हैं तो 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले रीजन कौन कौन से होंगे, वहां आपके सालर वन पाए जाएंगे। कहाँ कहाँ होंगे, अरावली की ढालों में होंगे, या आपके हडोती के पठार में भी आपके इस तरह के वन पाए जाते हैं, सालर वन पाए जाते हैं। सागवान वनों में भी ये आते हैं, ठीक है, याद रखना है। अरावली की ढालों में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे सालर वन पाए जाते हैं। बोस बालिया सेराता इसका नाम है, वानस्पतिक नेम है, याद रखना। बरसात की मात्रा की बात करें तो 50 से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में ये वनस्पति पाई जाती है, सालर वन। विस्तार की बात करें, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही में ये वनस्पति पाई जाती है। इसका उपयोग की बात करें, सामान की पैकिंग में इसका उपयोग किया जाता है। सालर वन बहुत कठोर लकड़ी होती है, तो उसके जो आपके जो छिलके होते हैं उनको उखाड़ के आपके सामान की पैकिंग में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, खैर वन। खैर वन का प्रश्न अभी आरपीएससी ने पूछा था, कोई एग्जाम लगा था वहां पे लेटेस्ट ये प्रश्न पूछा हुआ है आपके खैर वनों के बारे में, ठीक है। तो खैर वनों में याद रखना है, राजस्थान के दक्षिणी पठारी भाग झालावाड़, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। ये आपके स्टेटमेंट सेम टू सेम लाइन आपके आरपीएससी ने पूछी है ना। मैंने बताया था आपको पहले भी कि हम जो पढ़ा रहे हैं कि वर्तमान का पैटर्न क्या है। यदि आप शुरू से आज तक की पूरी ज्योग्राफी की वीडियोस देखोगे या फिर पेपर जो सॉल्व करवा है आपको नेक्स्ट लेवल सीरीज में आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2025 और 26 के, तो वहां आपके इस तरह के बड़े बड़े स्टेटमेंट देखने को मिले, जहां एक स्टेटमेंट था जिसमें सारे जिले एक साथ दे रखे थे, किसके बारे में, खैर वनों के बारे में। दो स्टेटमेंट दे रखे थे, पूछा था कि किस वनों के बारे में सही कथन है, तो वो किसके बारे में था, खैर वन के बारे में था। पढ़ाया हुआ भी था, आज वापस से पढ़ा रहा हूं, वापस से प्रश्न आएगा, ठीक है, याद रखना है इसको। खैर वृक्ष से कत्था प्राप्त किया जाता है, कत्था प्राप्त किया जाता है। क्या क्या बात है इसमें भाई, दक्षिणी पठारी भाग में पाए जाते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट दिए गए, यहाँ इसका विस्तार है, इनसे आपके कत्था प्राप्त किया जाता है खैर वनों से। आगे है आपके धोकड़ा वन, धोकड़ा वनस्पति, ठीक है। समुद्र तल से 240 मीटर से 760 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, समुद्र तल से 240 मीटर से अधिक ऊंचे जो क्षेत्र है 760 मीटर तक, वहां आपके धोकड़ा वन पाए जाते हैं। विस्तार की बात करें, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर वाले इलाके में इनका विस्तार है, ठीक है। कौन कौन सा विस्तार है आपके, यदि बात करें, ये सवाई माधोपुर हो गया, यहाँ आपका जयपुर हो गया, इस रीजन में इसका विस्तार है, यहाँ भी इनका विस्तार पाया जाता है हाड़ौती की तरफ, तो कोटा हो जाएगा आपके, ठीक है। बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, ये बूंदी हो गया, उसके बाद में यहाँ कोटा हो जाएगा और यहाँ सवाई माधोपुर हो जाएगा और यहाँ जयपुर हो जाएगा। ये आसपास वाले पूरे जिले हैं, इनकी औसत ऊंचाई 240 मीटर से अधिक ऊंची है समुद्र तल से, ठीक है। और उसके बाद में है आपके मेवाड़ वाला रीजन, इस क्षेत्र में आपके अजमेर से लेके मेवाड़ तक, ठीक है। मेवाड़ में राजसमंद, उदयपुर आ जाएगा, आपकी चित्तौड़गढ़ जाएगा, भीलवाड़ा नहीं है, याद रखना, अजमेर एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, है ना। यहाँ इसका विस्तार पाया जाता है। धोकड़ा को जलाकर चारकोल बनाया जाता है, चारकोल मतलब एक प्रकार का कोयले का एक प्रकार है, उसका निर्माण किया जाता है धोकड़े की वनस्पति को जलाकर। इसका मतलब इसका व्यापार में इसका यूज करते हैं, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो धोकड़ा वनस्पति का उपयोग अपन ईंधन के रूप में करते हैं, याद रखना भाई इस बात को। उसके बाद में है ढाक वन, पलास वन भी इन्हें कहते हैं, खाकरा भी इन्हें कहते हैं। बात करें वानस्पतिक नाम की या फिर आपके वैज्ञानिक नाम की, वो है आपके व्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या नाम है, व्यूटिया मोनोस्पर्मा इसे कहते हैं, किसको, पलास को, व्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसे जंगल की ज्वाला भी कहते हैं, क्योंकि जब हवा चलती है तो इनके पत्तों के मध्य में घर्षण होता है, घर्षण होता है तो उससे अग्नि प्रज्वलित होती है और इस कारण जंगल में आग लग जाती है। हालांकि जब मैंने आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ाई थी तो वहां समझाया था, जो पिछली वीडियो है जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो देख लेना, कि ढाक वनों को जंगल की ज्वाला कहते हैं। तो जो सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाएंगे, आपके दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और सर्वाधिक जंगल की आग कहां पे लगती है आपके, ये प्रश्न पूछा हुआ था आरपीएससी द्वारा एक बार, सर्वाधिक जंगल की आग, सर्वाधिक जंगल की आग, ये पर जंगल में आग। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जंगल में आग उदयपुर में उदयपुर में लगती है, ठीक है। कहां लगती है आपके, उदयपुर में, ये याद रखना, उदयपुर में सर्वाधिक जंगल की आग कहां देखने को मिलती है, उदयपुर जिले में देखने को मिलती है, याद रखना है। पलाश का उपयोग करते हैं प्राकृतिक रंग बनाने में, प्राकृतिक नेचुरल रंग कलर होते हैं उनका निर्माण करने में ढाक का या खाकरा का उपयोग करते हैं। वैज्ञानिक नाम याद रखना, व्यूटिया मोनोस्पर्मा, एग्जाम में आ सकता है। जंगल की ज्वाला है ये,
ठीक है। विस्तार है आपके राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूमबर में, इसका मतलब मेवाड़ वाले क्षेत्र में इसका विस्तार है भाई, ठीक है। उसके बाद में आगे है बांस। बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। कागज व फर्नीचर निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में इसका विस्तार, इसका मतलब बांस का उपयोग भी अपन वाणिज्यिक उपयोग में इसका उपयोग करते हैं। कागज व फर्नीचर के निर्माण में बांस का उपयोग करते हैं। आदिवासियों का हरा सोना, आदिवासी लोग इनसे आपके बनाते हैं फर्नीचर वगैरह और उनका निर्यात करते हैं, इसकी मतलब उनकी आय का साधन है, उनके लिए ये हरा सोना है, सोने के समान है, ठीक है। तो बांस याद रखना है। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में आपके, ठीक है, इस इलाके में बांस की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। क्या पाया जाता है? आपके बांस पाया जाता है। आदिवासियों का हरा सोना है, याद रखना भाई। आगे चलते हैं खेजड़ी के वृक्ष के बारे में। खेजड़ी वानस्पतिक नाम क्या है आपके? प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या है आपके? प्रोसोपिस सिनेरेरिया आपके इसका वनस्पतिक नाम है। उपनाम की बात करें तो खेजड़ी को जांटी वृक्ष की उपाधि, स्थानीय भाषा में इसको जांटी बोलते हैं, समी वृक्ष भी से कहते हैं और सीमलो भी स्थानीय भाषा में कहा जाता है। सीमलो कौन से वृक्ष को कहते हैं? आ सकता है परीक्षा में, आजकल कोई भरोसा नहीं है, इस तरह की चीजें पूछी जाती है। तो सीमलो किस प्रकार के बने हैं आपके? किसे बोलेंगे आप? किसे बोलोगे भाई? खेजड़ी का उपनाम है जांटी, समी वृक्ष या सीमलो। इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं या राजस्थान का गौरव भी इसे कहते हैं। 1983 में खेजड़ी को आपके किसका दर्जा दिया गया? राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया आपके 1983 में। किसको? खेजड़ी को। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है भैया ना। रोहिड़ा की बात करें तो रोहिड़ा का वानस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। क्या नाम है? टिकोमेला अंडुलेटा इसका वानस्पतिक नाम है। उपनाम की बात करें तो राजस्थान का सागवान इसे कहते हैं। राजस्थान में सागवान की वनस्पति कम है लेकिन रोहिड़ा बहुत ज्यादा पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रोहिड़ा बहुत ज्यादा पाया जाता है और उसे आप क्या कहते हो? मरुस्थल का सागवान। सागवान आपके सागवान वनस्पति कहां पाई जाती है? हड़ौती वाले रीजन में, जहां आपके 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। लेकिन रोहिड़ा बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगता है, लगभग 30-40 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ये उगता है। तो वहां आपके टिकोमेला अंडुलेटा जो कि इसका वानस्पतिक नाम है, इसे आपके मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। राज्य पुष्प का दर्जा इसको मिला 1983 में। रोहिड़े के वृक्ष में जो फूल आते हैं उन्हें आप राज्य पुष्प का दर्जा दे चुके हैं 1983 में, ठीक है। तो राज्य पुष्प हो या राज्य वृक्ष हो, दर्जा कब दिया गया? 1983 में। दोनों ही बातें याद रखनी है। आगे चलते हैं महुआ का पेड़। तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है? मधुका लोंगीफोलिया। मधुका लोंगीफोलिया किसका वैज्ञानिक नाम है? महुआ का। सर्वाधिक ये पाया जाता है डूंगरपुर में। सर्वाधिक बांस बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। सर्वाधिक महुआ आपके डूंगरपुर में पाया जाता है, ठीक है। इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। शराब बनाने में इसका उपयोग करते हैं। आदिवासियों का कल्प वृक्ष, क्योंकि आदिवासी इलाके में पाया जाता है, आदिवासी लोग इनकी पूजा करते हैं। तो आदिवासियों का कल्प वृक्ष क्या है? आपके महुआ है, याद रखना ना। कई सारी एग्जाम्स में यहां से भी प्रश्न पूछने को मिला है, आपके महुआ के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। खेजड़ी, रोहिड़ा, महुआ, ये तीनों ही बातें याद रखनी है। आगे चलते हैं सहतूत। सहतूत का अभी तक प्रश्न नहीं आया, आगे आ सकता है। रेशम उत्पादन के लिए सहतूत के वृक्ष का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक आपके उदयपुर में। सहतूत का वृक्ष सर्वाधिक उदयपुर में पाया जाता है। एक बार प्रश्न आया था आपके कि रेशम के कीटों से ऊन बनाने के लिए सर्वाधिक विस्तार जो परियोजना चल रही है उसका विस्तार सर्वाधिक कहाँ है? आपके उदयपुर में है, याद रखना है। चंदन के पेड़ आपके पता है कि भाई हल्दी घाटी के बारे में जो भी वहां घूम के आया होगा उसे पता होगा, ठीक है। तो हल्दी घाटी में आपके चंदन के वन पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना, राजसमंद में आती है। जामुन की बात करें तो जामुन पाया जाता है आपके माउंट आबू में पाए जाते हैं, जो कि सिरोही के अंतर्गत आता है। और दूसरे नंबर पर आपके अजमेर। जामुन का वृक्ष सर्वाधिक माउंट आबू में होगा और दूसरे नंबर पर अजमेर में होगा। सागवान वनस्पति की बात करें, अभी अपन ने पढ़ा था, मरुस्थल का सागवान किसे कहते हैं? रोहिड़ा को कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सागवान में है, वानस्पतिक नाम है इसका क्या है? टिक्टोना ग्रैंडिस। क्या नाम है? टिक्टोना ग्रैंडिस इसका वानस्पतिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। सर्वाधिक बात करें, सर्वाधिक बांसवाड़ा में सागवान पाया जाता है, ठीक है। फर्नीचर उद्योग में इसका उपयोग करते हैं, किसका? सागवान का। सागवान का उपयोग किसमें करते हैं? फर्नीचर उद्योग में इसका उपयोग करते हैं सागवान का, ठीक है। याद रखना है, वानस्पतिक नाम है टिक्टोना ग्रैंडिस, सर्वाधिक बांसवाड़ा में। और उसके बाद में है आपके तेंदू। तेंदू का वृक्ष, इसको बागड़ का चीकू कहते हैं। तेंदू को क्या कहते हैं? बागड़ का चीकू कहते हैं, याद रखना भाई। तेंदू को बागड़ का चीकू कहते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट आ सकता है। स्थानीय नाम है इसका टिमरू। ये तो आपने पढ़ लिया होगा, राजस्थान हिस्ट्रीकल्चर में इसका नाम आता है टिमरू। तेंदू के वृक्ष को टिमरू भी कहते हैं। इससे क्या बनते हैं? बीड़ी उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। तेंदू के वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों से आपके बीड़ी का निर्माण किया जाता है। किसका? बीड़ी। बीड़ी पीने वालों को पता होगा ना। विस्तार की बात करें तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा और भीलवाड़ा में इसका विस्तार है। कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ में तेंदू का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है, याद रखना। टिमरू इसका स्थानीय नाम है। बागड़ का चीकू इसको कहते हैं। 1974 में तेंदू का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं लिख देता हूं अलग से। 1974 में
तेंदू के वृक्ष का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तेंदू के वृक्ष का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया भाई, ठीक है, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, याद रखना। तेंदू के वृक्ष का राष्ट्रीयकरण 1974 में कर दिया गया। सर्वाधिक आपके प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, भीलवाड़ा में पाया जाता है। इसका स्थानीय नाम टिमरू है, याद रखना भाई, ठीक है। सागवान याद रखना है। सर्वाधिक बांसवाड़ा में, फर्नीचर उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करें गोंद की, तो गोंद सर्वाधिक मिलता है आपके चौहटन बाड़मेर में। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, आगे भी आएगा, याद रखना भाई। चौहटन बाड़मेर में गोंद का निर्माण सर्वाधिक, गोंद का उत्पादन सर्वाधिक होता है। एक योजना चल रही है टसर विकास कार्यक्रम। टसर एक पेड़ होता है, ठीक है। तो उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा में अर्जुन के पेड़ पर रेशम पालन के लिए कौन सा कार्यक्रम चल रहा है आपके? टसर विकास कार्यक्रम। टसर विकास कार्यक्रम किसके लिए है? अर्जुन के पेड़ पर रेशम पालन के लिए। अभी पढ़ा था, सहतूत के पेड़ पर रेशम का पालन उदयपुर में करते हैं और अर्जुन के पेड़ पर भी रेशम का पालन करते हैं भाई, याद रखना। तो उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा में ये सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सा आपके टसर कार्यक्रम चल रहा है आपके? अर्जुन का पेड़ भी इस क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखना। गोंद की बात करें, चौहटन बाड़मेर में। गोंद चौहटन बाड़मेर में है, याद रखना। अर्जुन क्या है आपके? अलवर का जो आपके पंचगौरव है उसमें अर्जुन को शामिल किया गया है, याद रखना भी, ठीक है। अलवर में अर्जुन को आपके पंचगौरव के रूप में शामिल किया गया है, स्थान दिया गया है। गोंद के लिए चौहटन बाड़मेर 1 नंबर स्थान है, याद रखना भाई, ठीक है। ये अंतिम स्लाइड आज की क्लास की, इसमें देखना प्रमुख घास के बारे में प्रश्न है, ठीक है। प्रमुख घास, जिसने राजस्थान में कुछ भी 1-2-4 एग्जाम्स दिए होंगे उनको पता होगा कि भाई घास से प्रश्न आता है। प्रमुख घासों से आपके प्रश्न पूछने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया आपके गोडावण की, आपके शरणास्थली बोलो, जन्मस्थली बोलो, जो पश्चिमी राजस्थान में वहां जो गोडावण उसको खाते हैं, किस प्रकार की घास है वो, नाम क्या है उसका? उसका नाम है सेवण घास। सेवण घास आपके जैसलमेर में पाई जाती है। गोडावण इसका भोजन करता है, ठीक है। इसको लीलोण घास भी बोलते हैं। ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है ना, सेवण घास, याद रखना भाई। उसके बाद में है धामण घास। धामण घास भी जैसलमेर में है। धामण और सेवण कहाँ है? जैसलमेर में। बुर घास, तो बी से जैसलमेर याद रखना। बुर घास से आपको जैसलमेर याद रखना, सॉरी बीकानेर याद रखना, माफ करना, ठीक है। बुर घास बीकानेर में पाई जाती है। तो आपके धामण घास हो गई और लीलोण या सेवण घास हो गई, ये है आपके जैसलमेर में, ठीक है। बुर घास है आपके बीकानेर में। फिर है लेसन ओलेवरी घास, क्या नाम है? लेसन या ओलवरी घास, ये आपके जोधपुर में है। मुझे उम्मीद है कि ये नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, है ना। इस नाम को बहुत कम लोगों ने सुना होगा, बहुत कम लोग इस नाम के बारे में जानते होंगे कि क्या नाम है, लेसन घास या ओलेवरी घास। ये कहाँ है आपके? जोधपुर में। जोधपुर में भैया ना, लेसन या ओलेवरी घास, शायद आपको दिख रहा होगा साफ साफ, है ना। उसके बाद में है आपके मोचिया घास, ताल छापर चूरू में। मोचिया घास कहाँ है आपके? ताल छापर चूरू में है, याद रखना। एंचा घास याद रखना, घना पक्षी बिहार, भरतपुर में। एंचा कहाँ है? घना पक्षी बिहार, भरतपुर में। उसके बाद में है मोथा, तो मोथा घास है आपके भरतपुर में। भरतपुर में 2 घास है, एंचा और मोथा। जैसलमेर में 2 घास पड़ी है, क्या क्या नाम पढ़ा अपन ने? सेवण घास और धामण घास, ठीक है, याद रखना। बांस, बांस को भी आपके घास का दर्जा दिया हुआ है। तो बांसवाड़ा में आपके क्या है? बांस। बांसवाड़ा में बांस है, याद रखना। खस की बात करें, खस एक सुगंधित घास होती है। खस कैसी घास है? सुगंधित घास है खस, याद रखना। सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर में। खस का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? सवाई माधोपुर में है, टोंक में है और भरतपुर में है, याद रखना। मोथा भरतपुर में है। एंचा घना पक्षी बिहार कहाँ है? आपके भरतपुर में है। मोचिया घास ताल छापर चूरू में है, याद रखना। बुर घास बीकानेर में है। लेसन या ओलेवरी घास जोधपुर में है। लीलोण घास या सेवण घास आपके जैसलमेर में है। धामण घास भी आपके जैसलमेर में पाई जाती है। ये 5-10 प्रकार घासों के हैं। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आपको याद करने में 5 मिनट लगेंगे, आप आराम से पढ़ सकते हो उन घासों को, ठीक है। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। जिन्होंने नबी का अकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां अपन इसकी पीडीएफ डाल देते हैं। ध्यान रखना, ये जो क्लासेज है, जो कंटेंट डाला गया है, आपने देखा होगा, यदि आप पेपर उठाकर देखते हो, वनस्पति की 2 क्लास हो चुकी है। अगली क्लास में अपन जैव विविधता, राजस्थान की जैव विविधता में क्या क्या शामिल होता है, या वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे, उनमें क्या क्या आपके परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, या फिर आरपीएससी द्वारा या अधीनस्थ बोर्ड द्वारा नवीन परीक्षा पैटर्न से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो वहां कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए नबी अकेडमी के साथ में। दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में।